हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10 का पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का थर्ड पार्ट। इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जिन्होंने ये चैप्टर की स्टार्टिंग नहीं पढ़ी है वो जाके पढ़ लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले हम आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दे दें कि जिनके भी भाई बहन या कोई भी रिलेटिव क्लास 9th में हैं तो उनका हमने एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया, दैट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं ताकि वो क्लासेस अटेंड कर सकें। इसके अलावा दूसरी बात ये है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे 500 के व्यूज क्रॉस कर चुके हैं, तो उस चीज़ के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और ऐसे ही आप हमें प्यार देते रहें और सपोर्ट करते रहें ताकि हम कंटिन्यू आपके लिए वीडियो लाते रहें। इससे पहले के चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे नेपोलियन सिविल कोड 1804 लेके आया, या फ्रांस में कैसे इमरजेंसी हो रहा था मिडिल क्लास लोगों का, और लिबरल नेशनलिस्ट की क्या आइडियोलॉजी थी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिज्म, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। 1815 के बारे में आप सभी को पता है कि 1815 को क्या हुआ था बच्चा। 1815 में हुआ था बैटल ऑफ वाटरलू। ये जो बैटल ऑफ वाटरलू है ये हुआ था आपके नेपोलियन बोनापार्टे और वो लोग जो कंजर्वेटिज्म की आइडियोलॉजी रखते थे, यानी वो 4 कंट्रीज जो नेपोलियन के अगेंस्ट फाइट कर रही थी, वो सारे के सारे कैसे लोग थे, वो सारे के सारे कंजर्वेटिस्ट थे। कंजर्वेटिस्ट ये वो सारे लोग थे जो ये बात चाहते थे कि मोनार्की कभी खत्म ना हो। ये जो कंजर्वेटिस्ट लोग थे इसमें थे ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया। ये चारों लोग ये चाहते थे कि सोसाइटी से कभी भी मोनार्की खत्म ना हो। इनकी यही आइडियोलॉजी थी। अब क्या हुआ कि बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में होता है। अब नेपोलियन के बारे में आप सभी को पता है कि नेपोलियन ने 1799 से लेके 1815 तक फ्रांस में रूल किया। अब 1815 में ऐसा क्या हुआ कि नेपोलियन का रूल खत्म हो गया, तो 1815 में होता है बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू होता है नेपोलियन और ये जो 4 कंट्रीज है आपकी रसिया, प्रूसिया, ब्रिटेन, ये चारों कंट्रीज के बीच में वॉर होता है। और इसमें क्या होता है कि जो नेपोलियन बोनापार्टे होता है ये बैटल ऑफ वाटरलू में हार जाता है। और विनर कौन होते हैं? विनर हो जाते हैं आपके कंजर्वेटिस्ट। अब कंजर्वेटिस्ट जैसे ही विनर होते हैं तो एक आइडियोलॉजी लेके आते हैं। कौन सी आइडियोलॉजी? ये आइडियोलॉजी लाते हैं कंजर्वेटिज्म की, और इसमें बहुत सारी चेंजेस करते हैं। जैसे ही कंजर्वेटिव ये वॉर जीतते हैं बैटल ऑफ वाटरलू, यहाँ से नेपोलियन का काम खत्म हो जाता है। ये जो चारों कंट्री मिलके एक ट्रीटी साइन करते हैं, ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में, जिसको लीड कर रहे होते हैं ड्यूक मार्टिनेज, जिन्होंने एक स्लोगन दिया था व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। तो कंजर्वेटिज्म लोगों की आइडियोलॉजी या कंजर्वेटिज्म लोगों के काम ये थे कि सबसे पहला काम जो कंजर्वेटिज्म लोगों ने किया कि जो नेपोलियन ने जितने सारे चेंजेस किए थे सिविल कोड ऑफ 1804 में, वो सारे के सारे क्या कर दिए इन्होंने, वापस से लागू कर दिए। जैसे फ्यूडल सिस्टम एबॉलिश कर दिया गया था तो फ्यूडल सिस्टम फिर से ले आए। तो जितने भी चेंज नेपोलियन ने किए थे कंजर्वेटिव लोगों ने क्या कर दिए, उन पे चेंजमेंट कर दिया। इसके साथ साथ जो कंजर्वेटिव लोग थे इन्होंने चर्च की पावर को रिस्टोर कर दिया। चर्च की पावर को रिस्टोर करने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे अब उनको बाय बर्थ प्रिविलेज वैसे ही मिलेगा जैसे फ्रेंच सोसाइटी में पहले से मिलता आ रहा है। इसके साथ साथ अब कंजर्वेटिव लोग हैं ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मोşarकी बनी रहे। मोनार्की बनी रहे इसके लिए इन्होंने चर्च की पावर को क्या कर दिया, वापस से चर्च को पावर दे दिया जो नेपोलियन ने खत्म कर दिया था। तो इसके साथ साथ इन्होंने सोशल हायरार्की रिस्टोर कर दी। सोशल हायरार्की का मतलब ये है कि जो सोसाइटी में कास्ट बेस्ड सिस्टम है, या जो फ्रांस की सोसाइटी पहले बटी हुई थी, जो कंजर्वेटिव लोग जब पावर में आते हैं फिर से ये लोग जो फ्रांस है या यूरोप है उसके सोशल हायरार्की को रिस्टोर कर देते हैं। यानी फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट के लोगों को वैसे ही डिवीजन हो जाता है जैसे फ्रांस की सोसाइटी में पहले हुआ करता था। इसके बाद जो ऑटोक्रेटिक रूल है, यानी जो एरिस्टोक्रेट्स थे जो रूल करते थे उसको जो कंजर्वेटिव लोग हैं फिर से रीस्टैब्लिश कर देते हैं। इसके साथ साथ कंजर्वेटिव जो लोग होते हैं सेंसरशिप को अडॉप्ट कर लेते हैं। सेंसरशिप को अडॉप्ट करने का ये मतलब होता है कि अब जो वहाँ की मीडिया है या जो वहाँ के लोग हैं उनके खिलाफ ना कुछ बोल सकते हैं ना कुछ प्रिंट कर सकते हैं। जो भी होगा वो कंजर्वेटिव लोगों के फेवर में ही होगा, उनके अगेंस्ट आप कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे चेंजेस थे जो कंजर्वेटिव लोगों ने किए हैं। पहला चेंजमेंट ये था कि इन्होंने नेपोलियन के द्वारा जितने भी काम किए गए उनको इन्होंने चेंज कर दिया। इसके साथ साथ चर्च को फिर से पावर दे दी, सोसाइटी में सोशल हायरार्की रिस्टोर हो गई, ऑटोक्रेटिक रूल रीस्टैब्लिश हो गया और सेंसरशिप अडॉप्ट कर ली गई। मीडिया में पूरी तरह से बैन लगा दिया गया कि आप
कंजर्वेटिव लोगों के अगेंस्ट में आप कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकते, कुछ भी फैला नहीं सकते। अब इसके बाद जैसे ही बैटल ऑफ वाटरलू कंजर्वेटिव्स जीत जाते हैं, इसके बाद एक ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना साइन होती है आपकी 1815 में, और जिसको लीड कर रहे होते हैं आपके ड्यूक मार्टिनिश। और ये जो ट्रीटी ऑफ वियना ये 4 कंट्रीज के बीच में साइन होती है, दैट इज ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया। ये चारों मिलकर क्या करते हैं बच्चे, ये चारों मिलकर ट्रीटी ऑफ वियना साइन करते हैं। और ट्रीटी ऑफ वियना का ईयर आपको याद रखना है, एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रीटी ऑफ वियना कब साइन हुई। तो ट्रीटी ऑफ वियना आपकी साइन होती है 1815 में, जैसे ही बैटल ऑफ वाटरलू खत्म होता है और कंजर्वेटिव लोग जब वॉर जीत जाते हैं, इसके बाद वो ट्रीटी ऑफ वियना चार लोगों के बीच में साइन होती है। अब ट्रीटी ऑफ वियना में क्या होता है, जैसे ही ट्रीटी ऑफ वियना साइन होती है, जो बर्बन डायनेस्टी थी आपकी फ्रांस की, उसको फिर से पावर में ले आया जाता है, बर्बन डायनेस्टी फिर से रिस्टोर कर दी जाती है। आपको याद होगा क्लास 9 में आपने पढ़ा है कि किंग लुइस 16 इज फ्रॉम द बर्बन फैमिली। तो वही बर्बन फैमिली फ्रांस में फिर से पावर में आ जाती है, कब, जब ट्रीटी ऑफ वियना साइन होती है 1815 में। कंजर्वेटिव लोग क्या करते हैं कि वैसे भी इनको मोनार्की पसंद होती है, तो ये लोग बर्बन डायनेस्टी को फ्रांस में वापस ले आते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी बाउंड्रीज पूरे फ्रांस में सेटअप कर दी जाती है, जैसे कि आपका फ्रांस है, तो फ्रांस को पूरी तरह से हम लोग, ये जो कंजर्वेटिव लोग हैं, एक बाउंड्री बना देते हैं फ्रांस की पूरी तरफ से। ये इसलिए बनाया जाता है ताकि इन फ्यूचर फ्रांस कभी अपना एक्सपेंशन ना कर सके, फ्रांस कभी अपनी जो टेरिटोरियल बाउंड्री है उसको बढ़ा ना सके। इसके लिए क्या कर दिया जाता है, ये पूरी तरह से बाउंड्री सेटअप कर दी जाती है फ्रांस में, जस्ट बिकॉज कि फ्रांस को रोका जा सके कि इन फ्यूचर कभी फ्रांस अपनी टेरिटोरी को एक्सपांड ना कर सके। इसके साथ साथ जो ट्रीटी ऑफ वियना साइन होती है, तो कुछ पार्ट जो होता है प्रूसिया को मिल जाता है, उसकी जो नई टेरिटरी है, वेस्ट फ्रंट की जितनी भी टेरिटरीज है वो किसको मिलती है, वो मिल जाती है आपकी प्रूसिया को। इसके साथ साथ ट्रीटी ऑफ वियना से ऑस्ट्रिया जो कंट्री कंजर्वेटिव में आती है, उसको कंट्रोल मिल जाता है नॉर्थ इटली का। नॉर्थ इटली में किसका रूल होगा, नॉर्थ इटली में रूल होगा ऑस्ट्रिया का। और इसके बाद रशिया को मिल जाता है पोलैंड। तो ट्रीटी ऑफ वियना में किसको क्या मिला, आपको ये चीज याद रखनी है, रशिया को पोलैंड मिल जाता है, ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली एंड प्रूसिया को वेस्टर्न फ्रंटियर्स में कुछ नई टेरिटरीज मिल जाती हैं। तो जैसे ही ट्रीटी ऑफ वियना 1815 साइन होती है, अब कंजर्वेटिव लोग जो होते हैं मोनार्की सेटअप कर देते हैं और पूरी तरह से पावर में आ जाते हैं 1815 में आपके कंजर्वेटिव। जैसे ही ट्रीटी ऑफ वियना साइन होती है 1815 में, तो जो कंजर्वेटिव्स होते हैं वो पावर में आ जाते हैं। अब जब कंजर्वेटिव्स पावर में आ जाते हैं तो वो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करते हैं, वो ऑटोक्रेटिक रूल को पसंद करते हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऑटोक्रेटिक रूल या मोनार्की नहीं पसंद होती, तो उनको हम लोग बोलते हैं रेवोल्यूशनरीज। बोलते हैं क्या बच्चा, वो रेवोल्यूशनरी इसलिए है क्योंकि ये लोग अपोज कर रहे हैं मोनार्की रूल और ऑटोक्रेटिक रूल को। ये जो कंजर्वेटिव्स ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं वो पूरे उनके अगेंस्ट। ये जो रेवोल्यूशनरीज हैं ये कंजर्वेटिव्स से किसी भी टाइप से हैप्पी नहीं। क्यों, क्योंकि कंजर्वेटिव्स रूल कर रहे हैं एंड दे आर रूलिंग इन द मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मीडियम से कंजर्वेटिव्स रूल कर रहे हैं, तो जो रेवोल्यूशनरीज हैं, जो लोग हैं जिनको ये कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी या कंजर्वेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं पसंद है, यानी मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं पसंद है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये उनको अपोज कर रहे हैं, ये मोनार्की को अपोज कर रहे हैं और ये ऑटोक्रेटिक रूल को खत्म करना चाहते हैं। तो उन्हीं में से एक आपका रेवोल्यूशनरी निकल के आता है गसीपी मजीनी, जिसके बारे में एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। ये जो गसीपी मजीनी होता है, इसका जो बर्थ होता है वो 1807 जेनोवा में इसका जन्म होता है एंड ही वाज एन इटालियन रेवोल्यूशनरी। वो कहाँ का रेवोल्यूशनरी था बच्चा, इटली का था एंड आल्सो द मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी। अब कंजर्वेटिव्स लोग जब पावर में आ जाते हैं तो यूरोप के लोग बहुत सारी छोटी छोटी सीक्रेट सोसाइटी बनाते हैं उनको अपोज करने के लिए। तो गसीपी मजीनी पहले एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर होता है जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है बच्चा कार्बोनरी। पहले ये एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर होता है कार्बोनरी का, बाद में ये दो अपनी खुद की अपनी जो आइडियोलॉजी है उसको स्प्रेड करने के लिए दो अपनी खुद की सीक्रेट सोसाइटी बनाता है, इसका नाम होता है यंग इटली और यंग यूरोप। ये जो यंग इटली है ये मार्शलीज में फॉर्म होती है और यंग यूरोप आपका बर्लिन में। तो आपको ये दोनों जो सीक्रेट सोसाइटी है इनका नाम आपको याद रखना है, यंग इटली गसीपी मजीनी मार्शलीज में बनाता है और यंग यूरोप वो बर्लिन में बनाता है। तो ये आप रेवोल्यूशनरीज क्या कर रहे हैं, जो कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। अपोज करने के लिए ये क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी सीक्रेट सोसाइटी बना रहे हैं। ये क्या करना चाहते हैं बेटा, ये रिवोल्ट करना चाहते हैं अगेंस्ट द कंजर्वेटिव्स।
तो ये था हमारा पार्ट थर्ड। इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आप लोग जिन्होंने भी ये वीडियो वॉच करी है तो प्लीज डू मेंशन द नेम ऑफ योर स्कूल ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।